चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिडबर्ग फॉर्मूला। 1890 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम क्या था, रिडबर्ग। उन्होंने ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, उनकी जो लाइंस थी, उन लाइंस की वेवलेंथ निकालने का एक बड़ा ही प्यारा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। क्यों दिया? टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको फाइंड करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। और उस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला है क्या? वो फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सिंपल सा। वेयर, देखो ध्यान से, वेयर ये जो r है, इस r को हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। यार को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आती है जब कैलकुलेट करते हैं तो 109678। और ये किसमें आता है, पर सेंटीमीटर। किसमें? पर सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी है, 109678 पर सेंटीमीटर है। यहां पर जो n1 है, n1 वो क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई। और जो n2 है वो क्या होगी, यहां पर एक्साइटेड स्टेट हो गई। और z आप जानते हो यहां पे क्या है, एटॉमिक नंबर है। z यहां पर क्या है, एटॉमिक नंबर है। ये किसके लिए है लाइन स्पेक्ट्रम, ये एटॉमिक के लिए। यानी नील्स बोर का जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए था, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। अगर हाइड्रोजन में देखेंगे z का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन अगर He+ में देखेंगे, He+ यानी एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो z का वैल्यू 2, लिथियम +2 में z का वैल्यू 3 हो जाएगा, एंड बेरिलियम +3 में z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यानी z है क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है। और लैम्डा यहां पर क्या है, वेवलेंथ है। किसका वेवलेंथ? ये जो हमको भी लाइंस मिली है ना, लाइन 1, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, इन लाइंस का वो वेवलेंथ है। तो रिडबर्ग ने उन लाइंस की वेवलेंथ को निकालने के लिए मैथमेटिकल ये एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये एक्सप्रेशन आया कहां से? ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, डेरिवेशन नहीं कराते। लेकिन आज मैं आपको डेरिवेशन भी कराता हूं कि ये आया कहां से फॉर्मूला। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। देखो ध्यान से क्या लिखते हैं हम लोग, डेरिवेशन ऑफ रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि हमको उन लाइंस का, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस है उनका वेवलेंथ निकालना है। और वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसका मतलब दो लाइंस के बीच की वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो उनके बीच की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो दो लाइंस के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा ई। व्हाट इज डेल्टा ई? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस। किसके इक्वल आएगा, E of N2 minus E of N1। एनर्जी ऑफ लाइन जो कि एक्साइटेड स्टेट वाली, और एनर्जी ऑफ लाइन जो कि ग्राउंड स्टेट वाली। अब देखो, अभी लास्ट लेक्चर में जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे थे किसका, बोर्स मॉडल के, तो हमने वहां पे रेडियस के लिए, हमने वेलोसिटी के लिए, एनर्जी के लिए हमने क्या निकाले थे, एक्सप्रेशन निकाले थे। अब यहां पर एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी किसकी, एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए हमने वहां पे क्या एक्सप्रेशन निकाला था कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी इक्वल होती है, देखो ध्यान से, -2π² m k² z² E4 अपॉन n² s²। एनर्जी इसके इक्वल होती है। अब n कितना आपके पास 2, तो मैं यहां पर n कितना लिख दूं, 2। तो ये क्या हो जाएगा, n2² * s²। माइनस में अब ये है E of n1, E of n1 लिख देते हैं। क्या होती है एनर्जी, वही से -2π² m k² z² E4 अपॉन एनर्जी, n का क्या है, n1 है, क्या लिखूंगा यहां पे, n1² s²। ये बात क्लियर हो गई।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस वाली पॉजिटिव टर्म को पहले लिख देता हूं, यानी n1 वाली टर्म पहले आ जाएगी और ये माइनस n2 वाली टर्म बाद में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा डेल E इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 अपॉन क्या है n1 स्क्वायर s स्क्वायर, माइनस में क्या होगा ये, माइनस में 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 अपॉन n2 स्क्वायर s स्क्वायर। ये बात क्लियर। अब यहां पर कुछ एक कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 अपॉन में h स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। फिर क्या बचा अंदर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। क्लियर है। अब ये किसके इक्वल आया, हमारे पास डेल E के इक्वल आया। ठीक है, हमारे पास एक ही इक्वेशन आ गया। अब देखो ध्यान से, एनर्जी किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू h न्यू। देखो एज वी नो E किसके इक्वल है, h न्यू। तो डेल E लगा देता हूं मैं यहां पे h न्यू। न्यू क्या है, c अपॉन लैम्डा। तो ये यहां पर आ जाएगा आपका कितना, h c अपॉन लैम्डा। ये बात क्लियर है। तो एक काम करो कि डेल E की जगह हम लोग यहां पर, डेल E की जगह हम लोग यहां पे क्या लगा देंगे, h c अपॉन लैम्डा लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे डेल E की जगह लगा दिया आपने h c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या है यह, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 अपॉन में h स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से कि क्या ये ch या c, इसको यहां से उठा के मैं यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊंगा तो क्या होगा, c h जाएगा और यहां पे स्क्वायर है तो हो जाएगा h क्यूब। तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 अपॉन क्या जाएगा आपके पास, ये ch क्यूब आ जाएगा। क्या जाएगा, ch क्यूब इनटू में क्या रह जाएगा, ये 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, इनमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है, 2 पाई m k e c n h कांस्टेंट है, z स्क्वायर ये कांस्टेंट नहीं है। अगर हम लोग हाइड्रोजन लेंगे तो z का वैल्यू 1 आएगा, लेकिन अगर वही हम लोग He+ के लिए लेंगे तो z का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो z को सेपरेट कर दो। तो z को जब आप सेपरेट कर देते हो, यहां से मैं z को यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है, पहले मैं लिख दे रहा हूं e4 और बाद में लिख रहा हूं z स्क्वायर, सेपरेट कर दिया। अब बाकी ये जितना भी है ये कांस्टेंट है, ये जितना भी है ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे। अब ये जो कांस्टेंट आता है इसको हम लोग लिखते हैं r से। हियर क्या लिखोगे, हियर 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e4 अपॉन ch क्यूब इज इक्वल टू r। एंड व्हाट इज r, r इज योर रीडेबल कांस्टेंट, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज क्या है, तो कांस्टेंट रहेगी। तो रीडेबल ने सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया किससे, r से, अपना नाम देने के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, इसकी जगह लगा दिया r z स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब इस सब वैल्यूज को सॉल्व आउट करेंगे तो r का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 109678 पर सेंटीमीटर। और ये वैल्यू या तो आपको दिया होगा, और अगर आपको नहीं दिया होगा तो आप इसको याद कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए इस वैल्यू को नियर अबाउट ले लेते हैं, कितना 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी मान लेते हैं, नियर अबाउट वैल्यू आ जाती है इससे आपकी। क्लियर है। तो यहां पर ये आपका क्या आ गया, देखो लैम्डा में रिलेशन आ गया, n1 n2 एनर्जी लेवल्स हैं और लैम्डा वेवलेंथ। आपको एनर्जी लेवल दिया होगा, r का वैल्यू आप जानते हो, z आपको स्पेक्ट्रम बताएगा, हाइड्रोजन है या He+ है या जो भी है। तो ये सब को पुट अप करके आप क्या निकाल सकते हो, लैम्डा निकाल सकते हो। दूसरी बात, 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, न्यू बार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो नंबर ऑफ वेव्स निकालने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा किसके इक्वल होता है, न्यू
बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे इसको लिख सकता था क्या, न्यू बार मींस वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू r z स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब आपको ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट जिस भी स्पेक्ट्रम का दिया जाए उसके बाद आपसे उनका वेवलेंथ पूछा जाए, आपसे एनर्जी पूछा जाए, वेव नंबर पूछ ले जाए, आप इजीली कैलकुलेटर कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, बाद में आप लोग कीजिएगा। तब तक इसको उतार दीजिए अच्छे से। अभी देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाउंड सीरीज इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात तो इन्होंने आपको दिया है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो आपको Z का वैल्यू कितना दे दिया, 1 दे दिया, क्लियर बात है। फिर उन्होंने क्या बोला है, बाउंड सीरीज। तो बाउंड सीरीज के लिए n1 कितना होता है, 2 होता है, विजिबल रीजन में होती है ना। अब इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाउंड सीरीज। जब भी आपको इस टाइप का दे दिया जाए तो बाउंड सीरीज की फर्स्ट लाइन यानी बाउंड सीरीज के लिए देखो 4 बाउंड सीरीज, ठीक है, n1 का वैल्यू कितना है, 2 है। अब इसका फर्स्ट लाइन यानी ये जो 2 से आगे एक ऊपर जाएंगे, उससे ऊपर वाली यानी उसकी फर्स्ट, तो n1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। यानी कभी भी आपको बोले फर्स्ट लाइन ऑफ फलाना सीरीज, तो उस सीरीज का पहले n1 देख लो और उसमें एक ऐड कर दो। अगर आपको बोलता है ये सेकंड लाइन ऑफ बाउंड सीरीज, तो n1 कितना, बाउंड के लिए n1 कितना होता है, 2। सेकंड लाइन यानी 2 + 2 4 हो जाता। तो अब यहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ बाउंड सीरीज कितना हो जाएगा, n1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कल को अगर आपको ये बोलते लास्ट लाइन ऑफ बाउंड सीरीज, तो आप क्या लिखते, तो आप n1 लिखते इंफिनिटी। आपको क्या पता कि लास्ट लाइन कौन सी है, वो लास्ट लाइन तो कहां जाएगी, इंफिनिटी। अगर क्या बोलता लास्ट लाइन ऑफ फलाना सीरीज, तो क्या लिखते हैं, इंफिनिटी लिखते हैं। और अगर आपको बोले थर्ड लाइन ऑफ बाउंड सीरीज, तो बाउंड सीरीज के लिए n1 2 होता है, थर्ड लाइन बोला है तो 2 + 3 कितना, 5। ये कहानी क्लियर आपको। चलो अब उसके बाद सोल्व करते हैं। n1 इन्होंने आपको कितना दे दिया, 3 दे दिया, ओके। और दूसरी बात, फिर ये n1 3 नहीं है, ये क्या देते हैं आपको, n2 आपको 3 दिया है। n1 बाउंड सीरीज दिया है तो n1 तो 2 है ही, और फर्स्ट लाइन बोला है तो n2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहां पर हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग भाई साहब ने क्या बोला, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ओके। किसमें आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा को अगर सेंटीमीटर में ले रहा हूं तो ये आंसर किसमें आ जाएगा, पर सेंटीमीटर में, ठीक है ना, ओके। अब देखो एक बार मैं r की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, पता नहीं आपसे कंपटीशन में r का वैल्यू देगा या नहीं देगा। कई बार होता है डायरेक्ट वो ऑप्शन में r देके छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर वैल्यू दे आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन के लिए z कितना है, 1, तो z स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 कितना है, n1 है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। 1 अपॉन n2 कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। एलसीएम कितना आ गया आपका, 36। यहाँ क्या बचा, 9 माइनस यहाँ क्या बचा, 4। 9 माइनस 4/36 यानी 5/36। तो आपके पास ये आ गया 5/36, और ये क्या है आपका r। तो 1 अपॉन लैम्डा है आपके पास, लेकिन आपको क्या निकालना है, लैम्डा रिवर्स कर दो, तो लैम्डा आपके पास आ गया 36 अपॉन में 5r, किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर। क्लियर है, r का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आंसर आपका इजीली आ जाएगा, ओके, कर लीजिए। चलो अभी एक नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लैम्डा ऑफ लाइन 1 एंड बाउंड सीरीज। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको, कि जब आपको बोले मैक्सिमम लैम्डा या आपको बोले मिनिमम लैम्डा, तो आपको क्या पता कि n2 क्या होगा, तो आपको n2 निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले काम है, ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, आपको क्या बोला कि जो एनर्जी है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, इज इक्वल टू h,
और फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के। ये बात क्लियर है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब इन्होंने पूछा है मैक्सिमम लैम्डा। एक चीज देखो, लैम्डा मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी क्या हुई? मिनिमम हुई। एनर्जी क्या हुई? मिनिमम हुई। और एनर्जी मिनिमम कब होगी? कि जो आपको स्टेट दी हुई है उसके जस्ट अबव वाली स्टेट, जस्ट अबव वाली। देखो यहां पे अब पहले लाइनमैन सीरीज के लिए लेता हूं। देखो 4 लाइनमैन सीरीज, ये बात क्लियर है? लाइनमैन सीरीज के लिए n1 कितना है? 1 है। तो n2 कितना हो जाएगा भाई? मैक्सिमम लैम्डा, लैम्डा मैक्सिमम यानी ये मैक्सिमम यानी एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम कब होगी? इससे जस्ट अबव वाले। तो n2 आपका कितना हो जाएगा? 2। देखो माइंड में अगर ये चीज नहीं आती है ना तो मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम के नाम से आता है कि n2 इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं करना आपको। ये क्या करना है? वेवलेंथ आपको मैक्सिमम बोलने का मतलब है कि एनर्जी आपका मिनिमम है। एनर्जी मिनिमम का मतलब आपको जो भी सीरीज दिया है n1 तो आप पता लगा लोगे उससे, और उसके n2 क्या होगा? उसके जस्ट अबव वाला, बस। तो n2 यहां पे कितना हो गया? 2 हो गया। अब 4 दूसरा उसने क्या बोला है? बामर सीरीज बोला है। और बामर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। तो n2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? बस ये पता लगाना था, उसके बाद तो हम लोग कर लेंगे। रेशियो पूछा है लैम्डा का, तो ठीक है। तो आपको पूछा उसने लैम्डा ऑफ किसका? लाइमन, ओके, अपॉन लैम्डा ऑफ बामर। तो अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला तो 1 अपॉन लैम्डा से था। तो एक काम करो, फॉर्मूला पुट अप कर लेते हैं। 1 अपॉन लैम्डा ऑफ लाइमन, मैं लैम्डा लाइमन को लैम्डा एल लिख रहा हूं, अपॉन 1 अपॉन लैम्डा ऑफ बामर, लैम्डा भी लिख दो इसको। ठीक है? फॉर्मूला क्या है? rz² into 1 upon n1² minus 1 upon n2²। यहां भी ये आएगा, अपॉन में भी आएगा। rz² से rz² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 upon n1² minus 1 upon n2²। अपॉन सेम वही कहानी, 1 upon n1², किसके लिए? इसके लिए, माइनस 1 upon n2²। ये बात क्लियर है? अब देखो लाइमन के लिए n1 कितना है? 1, n2 कितना है? 2। तो मैं डायरेक्ट यहां पुट कर दूं 1 का स्क्वायर, n2 का वैल्यू कितना है यहां पे लाइमन के लिए? 2। और बामर के लिए n1 कितना है? 2 है, ये लो 2 का स्क्वायर। और n2 कितना है? 3 है। तो n2 की जगह हमने पुट क्या कर दिया? 3 पुट कर दिया। ये बात क्लियर है? सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1 माइनस 1/4। तो 1 माइनस 1/4 कितना आ जाता है? 3/4 आ जाता है। ओके, ये कितना आया? 1/4 माइनस 1 अपॉन में 9 आया, कोई इशू नहीं। तो 1 माइनस 1/4 कितना आया? 3/4। और 1/4 माइनस 1/9 कितना आता है? 5/36। अभी थोड़ी देर पहले तो किया हम लोगों ने। तो ये हो गया आपका 5/36। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा कि ये हो जाएगा यहां पे आपका क्या? इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा यहां पे? 3/4 इंटू ये रिवर्स हो जाएगी 36/5। ये कितना आया? 9 आया। 9 4 36। तो टोटल कितना हो गया? जो गया 27/5। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं। ये लैम्डा भी कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास क्या बचा? ये आपके पास आया लैम्डा बी अपॉन में लैम्डा एल। कितना आया? 27/5। रेशियो ऑफ लैम्डा बी बाय लैम्डा। लेकिन इससे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम लैम्डा ऑफ लाइमर एंड बामर। हमने क्या निकाला है? बामर एंड लाइमर। रिवर्स कर दो, क्या दिक्कत है? ये होगा लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी। कितना जाएगा? 5/27। तो आपका लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी मैक्सिमम, उसका रेशियो कितना आ गया? 5/27। कैसे मैक्सिमम का निकालते हैं? अगर आपको मिनिमम लैम्डा बोलता तो देखो ये मिनिमम कब होगा? जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? कि जब n2 है वो आपकी क्या कर दोगे वहां पे? इनफाइनाइट कर दोगे। लास्ट लेक्चर में एक बात बोली थी कि एक इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी कितना होता है? 0। कहां पे? इनफाइनाइट पे। तो एनर्जी मैक्सिमम के लिए n2 का वैल्यू कितना कर दोगे? इनफाइनाइट कर दोगे, तब ये हो जाएगा। तो बड़ा ही मस्त प्यारा सा क्वेश्चन था। अब इस रिडबर्ग फॉर्मूला से रिलेटेड आपको चाहे एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछे,
ठीक है, आपको चाहे वेवलेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछे, वेवलेंथ के रेशो के बारे में क्वेश्चन पूछे, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कीजिए। आई थिंक आपको ये बिल्कुल बढ़िया समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।